नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे देहरादून से। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे बैठक। सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्यों पर विभागों की करेंगे समीक्षा। तैयार अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप की भी समीक्षा करेंगे। सुबह 11:30 बजे सचिवालय सभागार में समीक्षा बैठक होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तैयार अल्प, मध्य और अल्पकालिक की समीक्षा बैठक होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे बैठक और इसी के साथ साथ सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्यों पर विभागों की समीक्षा करेंगे। तैयार अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप की करेंगे समीक्षा। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ सुदीप जैन, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, बताएं, आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, समीक्षा बैठक। क्या कुछ खास इस बैठक में रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री ने लक्ष्य दिया है विभागों को, अधिकारियों को, मंत्रियों को। उसमें यानी शॉर्ट टर्म और दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के चुनाव पर कैसे काम होना है ताकि उत्तराखंड 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य बने। क्या विभागों की जिम्मेदारी है और साथ दिए गए पर कैसे काम होना है, क्या पॉलिसी मैटर डिसाइड किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आप मुख्यमंत्री सभी विभागों के अधिकारियों पर 11:30 बजे बंद। ठीक है सुदीप, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जून माह में दौरा हो सकता है और इस बाबत एक शुरुआती जानकारी उत्तराखंड शासन को आई है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव है और समय समय पर हमें उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। उनका जल्द ही दौरा होगा और इस दौरे से भी उत्तराखंड को लाभ होगा। आपको बताते चले कि इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री को मानस खंड और आदि कैलाश के लिए आमंत्रित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित कार्यक्रम बने हुए हैं और पहले से भी चूँकि उनकी स्वयं की भी इच्छा है कि वो उत्तराखंड के दौरे पर आएँ और जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ की भूमि से, उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है और हम सभी को इंतज़ार रहता है, समूचे उत्तराखंड वासियों को इंतज़ार रहता है, क्योंकि उनके कालखंड में अनेक योजनाएँ जो प्रस्तावित थी या जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं थे, वो सारी योजनाएं और लगभग 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद। केदारनाथ के दर्शन के लिए नए पंजीकरणों पर 25 मई तक रोक लगा दी गई है। केदारनाथ धाम में नए पंजीकरण की रोक 15 मई तक थी, जिसे बढ़ाया गया है। केदारनाथ धाम में 14 मई रविवार को भी बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी और श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फैसला लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार श्रद्धालुओं को लगातार स्वास्थ्य और मौसम को लेकर आगाह कर रही है। विधि सम्मत है और जो हमने कहा है कि माननीय न्यायालय के जो भी इस पर निर्णय होंगे या माननीय न्यायालय जिस दिशा में भी इस पर हमको निर्देशित करेगा, हम उसका पालन करेंगे। सर, चार धाम इस पर कैसे देख रहे हैं सर आप इसे, ताकि लोगों की सुरक्षित और सफल यात्रा हो? देखिए, चूँकि 4 धाम की तीनों धामों पर यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ में। केवल बाबा केदार का जो स्थान है वहाँ पर बार बार मौसम ख़राब हो रहा है, कुछ ग्लेशियर भी बीच में आ गए थे और ये यात्रियों की सुविधा के लिए, जो श्रद्धालु हैं उनको असुविधा न हो, उनको परेशानी न हो, इसलिए बीच में रजिस्ट्रेशन रोके गए थे और मौसम के कारण ही ये सब निर्णय लेने पड़ रहे हैं। मौसम ठीक होगा तो यात्रा सुचारू। उत्तराखंड के धारचूला से लैंडस्लाइड का एक भयावह वीडियो सामने आया। दरअसल धारचूला के गर्भाधार में पूरी की पूरी पहाड़ी दरक गई और इस भूस्खलन के कारण गर्भाधार में आदि कैलाश यात्रा दल फंस गया है। इस वजह से भारत का चीन सीमा से संपर्क भी टूट गया है और 4 दिनों से रास्ता बंद था। खुलने के 30 मिनट में फिर से पहाड़ी दरक गई। देहरादून के हाथी बड़कला स्थित सर्वे ग्राउंड में आयोजित मिलेट्स महोत्सव के तीसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड भगत सिंह कोश्यारी भी पहुंचे और कोश्यारी के साथ पर्यावरणविद अनिल जोशी ने भी मिलेट्स महोत्सव में प्रतिभाग किया।
इस अवसर पर भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि आने वाला समय मिलेट्स का है। ये एक ऐसा अन्न है जो स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। पहले लोग मोटा अनाज को गरीबों का अनाज कहा करते थे, लेकिन आज के समय में इसकी गुणवत्ता के कारण सभी लोग इसके इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा, एक नारा भी दिया गया कि कोदू झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाएंगे। वहीं सूबे के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। उत्तराखंड के अंदर पिछले 5-10 वर्षों में हमारे बहनों में, महिलाओं में और युवाओं में एक बार फिर से उत्तराखंड में, चाहे वो कहीं भी बसे हों, वापस आकर के यहाँ एग्रीकल्चर के माध्यम से, कृषि के माध्यम से, फिशरीज के माध्यम से, डेयरी के माध्यम से और ऑर्चर्ड के माध्यम से वे अपनी आजीविका कमाना चाहते हैं। और मैं गांव-गांव बहुत जगह गया हूं, गढ़वाल कुमाऊं में इतने सुंदर प्रयोग नहीं हो रहे हैं। आज भी मैंने प्रदर्शनी में देखा, स्टॉल्स में देखा, यहाँ तक कि पैकेजिंग भी इतनी सुंदर है, मैं आश्चर्य कर गया। हमारा पहला राज्य जब बन रहा था, इसका आंदोलन था, हमने एक नारा लगाया था, कोदा झोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। ये आधार था इस बात का कि राज्य इसके लिए देश दुनिया में पहचान रखता है कि यहाँ मिलेट्स होती हैं। ठीक है, उसको मोटा अनाज कहा गया हो या किसी रूप में कहा गया हो, लेकिन आज की बदलती परिस्थितियों में, चाहे वो कोविड हो और चाहे क्लाइमेट चेंज हो, अब मिलेट्स की ही दुनिया में बारी है। कितना भी मानसून इधर का उधर हो जाए, परिस्थितियां ऊंची नीचे हो जाएं, कितनी बंजर जमीन रहे, अगर कहीं कुछ पैदा हो सकता है तो यूएनओ के अंदर जब मोदी जी ने प्रस्ताव रखा तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया था। कृषि मंत्री होने के नाते मुझे उसमें प्रतिभाग करने का मौका मिला। श्री अन्न हमारी परंपरागत खेती में है, इसको उगाने में खाद भी कम लगती है, इसकी देखभाल भी कम होती है, इसमें पानी भी कम लगता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से श्री अन्न इतना लाभदायक है कि जो व्यक्ति मंडुआ खाएगा उसको कभी शुगर नहीं होगी। यूएनओ के अंदर हरिद्वार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल, दूसरे को भी कॉम्बिंग के दौरान लगी गोली। उत्तराखंड यूपी बॉर्डर के पास हुई मुठभेड़, सूचना पर आला अधिकारी मौके के लिए हुए रवाना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ और इसी के साथ साथ मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश भी घायल हुआ है। दूसरे को भी कॉम्बिंग के दौरान गोली लगी है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ सुदीप जैन ब्यूरो चीफ बने हुए हैं फोन लाइन पर। सुदीप, उत्तराखंड यूपी बॉर्डर के पास से मुठभेड़ हुई जहां पर उत्तराखंड पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले सूत्रों ने जानकारी दी है कि जो थाना भगवानपुर और बुग्गावाला का क्षेत्र है, यहाँ पुलिस को कुछ संदिग्ध लोगों को होने की सूचना मिली थी। उनकी घेराबंदी के लिए जब पुलिस गई तो पुलिस पार्टी के ऊपर फायर हुआ है। इस सूचना पर जो हरिद्वार जिले के एसएसपी हैं अजय सिंह, वो स्वयं आला अधिकारियों के साथ मौके के लिए रवाना हो गए हैं और मौके पर पहुंच चुके हैं। अभी तक जानकारी यह है कि 2 बदमाशों को गोली लगी है। अब इन बदमाशों की संख्या कितनी है, कितने अन्य लोग छुपे हुए हैं, तो इस पूरे ऑपरेशन को, पूरे इलाके को घेर लिया गया है और पूरे ऑपरेशन को तो हरिद्वार जिले के एसएसपी अजय सिंह हैं, वो स्वयं इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे हैं, क्योंकि वो एसएसपी एसडीएफ भी रहे हैं। उनको एक बड़ा अनुभव है और बदमाशों के मामले में भी उनका एक बड़ा नेटवर्क है जिससे उनको जल्दी इनपुट मिलता है। तो लिहाजा वो खुद इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे हैं। अभी एक दिन पहले भी एक बड़ी मुठभेड़ हुई है हरिद्वार जिले में, जहां कई बड़े आपराधिक धाराओं में दर्ज मुकदमे जिनके विरुद्ध एक बड़ा आपराधिक इतिहास से अरेस्ट किए गए हैं। तो माना जा रहा है कि थोड़ी देर में और विधिवत डिटेल आएगी। ठीक है सुदीप, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में अटल आदर्श विद्यालयों का रिजल्ट खराब होने को लेकर के शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। अल्मोड़ा में इसको लेकर के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बैठक कर उन विद्यालयों की समीक्षा की। आपको बता दें कि 22 अटल आदर्श विद्यालय हैं, जिनमें से 13 विद्यालयों में हाई स्कूल में 431 में से 177 की कंपार्टमेंट आई है, जबकि इंटर में 878 विद्यार्थियों में से 244 की कंपार्टमेंट आई हुई है। मुख्य शिक्षा अधिकारी हेमलता भट्ट का कहना है कि इतने कम प्रतिशत को लेकर सभी विद्यालयों के शिक्षकों से समीक्षा कर इसका कारण भी पूछा गया है। इस समय जो सीबीएसई का एग्जाम जिन्होंने दिया था वो 13 विद्यालय थे
जिनमें हाई स्कूल में हमारा 53.56 रिजल्ट रहा और इंटर में हमारा 63.18 रहा। तो आज इसी चीज़ के लिए समीक्षा रखी गई है कि ये जो रिजल्ट सीबीएसई का पहला रिजल्ट हमारे विद्यालय द्वारा निकला हुआ है कि ये इसमें ये प्रतिशत कम होने का क्या कारण रहा और हमें आगे क्या करना होगा। तो सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स मैंने बुलाए हैं, बीओज बुलाए हैं, तो यही समीक्षा हो रही थी। मैंने इसमें समीक्षा में देखा कि अधिकांश विद्यालय कर्नाटक में मिली कांग्रेस को बड़ी जीत के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में भी इस जीत के मायने निकाले जाने के साथ ही आगामी चुनाव को एकजुटता से लड़ने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता व पूर्व मंत्री प्रीतम सिंह कहते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों के पालन का ही असर है कि हिमाचल व कर्नाटक में कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर वीरेंद्र बिष्ट के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस अपना झूठ लोगों को परोसने में कामयाब हुई। जहां तक उत्तराखंड का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के नेता सदैव कार्यकर्ताओं व जनता के बीच में रहते हैं और जनता के संपर्क में रहते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भी लगातार बेहतर काम कर रहे हैं और इसको लेकर के एक सकारात्मक संदेश पूरे प्रदेश में भेजा जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस को जो है ऐतिहासिक जीत मिली है और कर्नाटक के लोगों ने पूरे देश में ये संदेश देने का काम किया कि यदि सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव लड़ने का कोई प्रयास करेगा तो देश की जनता उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोगों का जो है मनोबल इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है और निश्चित रूप से कांग्रेस राज्य के अंदर जो आगे आने वाली चुनौती है उसके खिलाफ जो पूरी तन्मयता के साथ लड़ने का काम करेगी और हम सड़कों पर उतर कर के संघर्ष करने का काम करेंगे, क्योंकि बिना संघर्ष के जीत जो है वो नहीं मिलती है। तो हम संघर्ष करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अपने उत्तराखंड राज्य में बहुत ही कंफर्टेबल है। हम यहाँ पर लगातार जनता के बीच में संपर्क और संवाद बनाए हुए हैं। उत्तराखंड राज्य में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कार्य कर रहे हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो उत्तराखंड के प्रति लगाव है, यहाँ केंद्र की योजनाएं चल रही हैं, उनका जन जन को ज्ञान है। जहाँ तक कर्नाटक का प्रश्न है, कर्नाटका में कांग्रेस का झूठ जो है चस्पा हुआ है। उनके बहकावे में उनके झूठ जो उन्होंने परोसा था और जो उन्होंने लोक लुभाने वायदे किए, जनता ने उन पर भरोसा किया। लेकिन उत्तराखंड राज्य में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, कांग्रेस ने ये काम यहाँ भी किया, लेकिन उत्तराखंड राज्य की जनता ने उनको नकार दिया और इस राज्य में कांग्रेस के लिए उत्तराखंड राज्य की जनता के मन में कहीं कोई किसी प्रकार का उनके लिए कोई सूबे की उच्च शिक्षा को पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इस बार राजकीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में प्रवेश समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जाएंगे। प्रत्येक छात्र छात्रा को प्रवेश हेतु 10 महाविद्यालयों में ऑनलाइन आवेदन करने की सहूलियत मिलेगी और नए शैक्षणिक सत्र हेतु प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया आगामी 25 मई से शुरू कर दी जाएगी, जबकि कक्षाओं का विधिवत संचालन 10 जुलाई से शुरू होगा। और उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभा कक्ष में उच्च शिक्षा विभाग की बैठक ली, जिसमें निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2023 से 24 हेतु प्रवेश भारत सरकार द्वारा तैयार सामर्थ्य पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जाएंगे। ये तय किया है कि पूरे प्रदेश का एक शैक्षिक कैलेंडर घोषित किया जाएगा और इसके लिए 3 स्तर की बैठकें हो चुकी हैं। एक प्रदेश, एक परीक्षा, एक प्रवेश, एक परिणाम, एक दीक्षांत। ये हमने इस बार नया एक पूरे प्रदेश के लिए लागू करने जा रहे हैं और समर्थ पोर्टल पे हम सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन भी जो है एडमिशन करा सकते हैं। बच्चों को कॉलेज चुनने की चॉइस रहेगी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, NEP 2020 में। बच्चों को सब्जेक्ट चुनने की भी चॉइस रहेगी और बच्चा जो है इस बार कहीं भी कॉलेज में एडमिशन अगर लेगा तो समर्थ पोर्टल के माध्यम से लेगा और ये जो है ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा, मोबाइल से भी इसको जो है भरा जा सकता है। और ये देश का पहला राज्य होगा कि जो कि इस बार पूरे राज्य में एक प्रवेश कराने जा रहा है।
साथ में हमने ये भी कहा है कि हम शैक्षिक सत्र को नियमित करने जा रहे हैं और 180 दिन पढ़ाई पौड़ी जिले में सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए चलाए जा रहे बुलडोजर अभियान को प्रशासन ने तेज कर दिया है। राजस्व विभाग के साथ पुलिस प्रशासन भी अवैध अतिक्रमण को सरकारी भूमि से हटा रहा है। अब तक सड़क किनारे और वन भूमि पर बनी अवैध मजार को प्रशासन हटा चुका है, जबकि अब राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क किनारे हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया जाने लगा है। इसकी जद में कुछ प्राइवेट स्कूल और स्थानीय लोगों की दुकानें भी आ रही हैं। सतपुली और चौबट्टा खाल में स्थानीय युवाओं की दुकानों पर भी बुलडोजर चला। हालांकि स्थानीय युवाओं का आरोप है कि प्रशासन सिर्फ छोटे व्यापारियों की दुकानों को ही हटा रहा है, जबकि बड़े व्यापारियों के अवैध कब्जों से नजरें फेरी जा रही हैं। वहीं एसएसपी ने बताया कि सरकार द्वारा जो निर्देश उन्हें दिए गए हैं उनका पालन कर अवैध अतिक्रमण को नियमानुसार हटाया जा रहा है। शासन प्रशासन के द्वारा पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया और आज तुरंत ही नोटिस दिया गया, आज ही नोटिस लगाए गए और जेसीबी के साथ वहाँ आधे घंटे का टाइम दिया गया। ये कोई वो नहीं है, कम से कम इनको 1 महीने पहले हमें नोटिस देना चाहिए था कि हम इतनी तारीख को ऐसे करेंगे, लेकिन शासन प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं दिया। ये बहुत गलत कर रहे। और जो रोजगार है, जो आए थे युवा कोविड में आए थे, उनके रोजगार को छीन लिया गया। हर पक्के भवनों पे जो सड़क में है, जो पक्के भवन सड़क में है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि रोजगार दो। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि स्वरोजगार दो। अरे ये तो रोजगार छीन रहे हैं। सरकारी संपत्ति पे अतिक्रमण हो रखे हैं, उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई जो है उनको संबंधित क्षेत्राधिकारी को बताया गया है कि अपने अपने जो उनके एसडीएम्स हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए जो विभाग हैं जहां पे जो जिन सरकारी भूमि पे अतिक्रमण हो रखा है, भले ही पीडब्ल्यूडी हो, फॉरेस्ट है, उसका चिन्हीकरण जो है वो डिटेल में करवा लें और उसके बाद फिर अतिक्रमण मुक्त की जो कार्रवाई है वो भी साइमल्टेनियसली हमारी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिसके तहत रविवार देर रात को यमुना नदी से मसूरी के राधा भवन स्टेट की टैंकरों में पानी पहुंच गया। इस योजना के पूरा हो जाने से आने वाले लगभग 40 सालों तक मसूरी को पेयजल की समस्या नहीं होगी। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह व कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रयासों से यमुना नदी से मसूरी तक पानी लाने की 144 करोड़ की योजना को स्वीकृति मिल गई थी। और आपको बता दें कि पेयजल योजना के लागू होने से मसूरी को 15 मिलियन लीटर डेली वाटर दिया जा सकेगा। मसूरी में सामान्य दिनों में पानी की 7 MLD और सप्ताह के आखिर में 8 MLD खपत होती है। और वहीं गर्मियों के दिनों की बात करें तो मसूरी में पानी की खपत बढ़कर 14 MLD हो जाती है। मसूरी में अभी 7.5 MLD पेयजल की क्षमता है, जिसमें 4 MLD की सप्लाई स्थानीयों और बाकी यहाँ के होटलों को दी जाती है। गर्मियों के दिनों में पर्यटकों से गुलजार मसूरी में पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है। वहीं उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत मसूरी में पानी पहुंचने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि मसूरी में पेयजल की समस्या को देखते हुए तत्कालिक मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा 2 करोड़ रुपए सर्वे के लिए स्वीकृत किए गए थे। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के अथक प्रयासों के बाद मसूरी में 144 करोड़ रुपए की पेयजल योजना स्वीकृत की गई। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू के अथक प्रयासों के बाद मसूरी में पेयजल की होने वाली समस्याओं को दूर किया जा सका है। उन्होंने कहा कि मसूरी यमुना पेयजल योजना के बाद मसूरी पेयजल की किल्लत नहीं होगी, जिसका सीधा फायदा मसूरी की आम जनता के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र को भी मिलेगा। बहुत ही खुशी का दिन है। उत्तराखंड सरकार द्वारा 144 करोड़ की यमुना मसूरी पेयजल योजना जो पिछले 5 सालों से लंबित थी, वो उसका आज पानी मसूरी पहुंच गया है राधा भवन एस्टेट में। बहुत जल्द ये पानी हर स्रोत में किताबगढ़ से, माल रोड से लेकर पूरी मसूरी में जल्दी मसूरी वासियों को मिलेगा। मसूरी के नागरिकों को पानी की समस्या से, हाहाकार से एक निजात मिलेगी, आराम मिलेगा। मसूरी के हर निवासी को पानी खुलकर मिलेगा। मसूरी के होटल स्वामी, होमस्टे स्वामियों को पानी की किल्लत नहीं रहेगी, टैंकर से पानी खरीदना नहीं पड़ेगा। एनजीटी और पीसीबी के जो परेशानियां हमारे होटल स्वामी, होमस्टे स्वामी झेल रहे हैं, उससे
वहीं मसूरी में बहुउद्देशीय यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना के सफल परीक्षण के बाद जहां मसूरी वासियों में खुशी का माहौल है, वहीं भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और मसूरी विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया है। मसूरी पंपिंग योजना थी, यमुना पंपिंग योजना, उसका एक सफल ट्रायल हो गया है और बहुत जल्द मसूरी की जनता को जो पानी की कमी मसूरी में है उससे निजात मिलने वाली है। मैं माननीय राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी का, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और खासकर मसूरी विधायक और लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी का, जो मसूरी के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं और मसूरी की हर समस्या को वो उठाते हैं, उसके लिए काम भी करते हैं। आज उनके प्रयासों से 144 करोड़ की योजना का लोहाघाट बाजार में सीजन का पहला काफिला पहुंच गया है। 200 रुपए प्रति किलो के दाम में ये काफल बाजार में बिक रहा है और इस बार काफल बाजार में 15 से 20 दिन की देरी से पहुंचा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में स्वाद व गुणवत्ता से भरपूर काफल ग्रामीण महिलाओं के रोजगार का सशक्त माध्यम है। ग्रामीण महिलाएं सुबह दूर दूर जंगलों में जाकर के काफल के फलों को तोड़कर लोहाघाट बाजार तक ला रही हैं, जहां व्यापारियों के द्वारा महिलाओं से हाथों हाथ अच्छे दामों में काफल खरीद लिया जाता है, जिस कारण 2 महीने ग्रामीण महिलाओं को अच्छा रोजगार मिल जाता है। फसल काफल की ठीक है, लेकिन ऐसा है कि इस टाइम मौसम का जो है थोड़ा सा प्रभाव पड़ा। यहाँ पहाड़ में एकदम ठंड भी पड़ गई। काफल नहीं तो आज से 10 दिन पहले चल जाता। काफल वैसे पेट के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, ये गर्मी से बिल्कुल राहत देता है। जो काफल की बहुत बड़ी भूमिका है, इसमें से गांव की औरतें भी इस उद्योग से जुड़ी हुई हैं। काफल जंगलों से तोड़ के ला रही है, दिन भर तोड़ती हैं और सवेरे कम से कम नहीं भी तो 6 बजे मार्केट में पहुंच जाता है। ये तो काफल अभी ज़्यादा नहीं आ रहा, इस टाइम मुश्किल से 20 किलो करीब पूरी मार्केट में आ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।